बैक साइमन, साइमन गो बैक, गो बैक। जी हाँ, देख रहे हैं बोर्ड पे आप लोग साइमन कमीशन। वेलकम टू द सेशन ऑफ पॉलिटी। मैं अंकुर द्विवेदी एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग एम लक्ष्मीकांत सीरीज़ की पार्ट 6 को चैप्टर वाइज समरी को स्टार्ट कर चुके हैं और हम लोग ने अभी तक चैप्टर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की 3 क्लासेस को ख़त्म कर लिया है। पिछली क्लास में हम लोगों ने साइमन कमीशन तक पढ़ चुके थे, मतलब साइमन कमीशन से आज स्टार्ट करना है हम लोग को। साइमन कमीशन के पहले तक हम लोग सारी चीज़ें पढ़ चुके थे और क्लियर कर चुके थे। तो आज आप बोर्ड पे देख रहे हैं साइमन कमीशन, साइमन गो बैक, ये बहुत फेमस नारा है, तो मैंने आज सोचा क्लास की स्टार्टिंग साइमन गो बैक बोल कर ही करी जाए। ठीक, आइए देखते हैं ये साइमन कमीशन क्या था, कैसे वर्क करता है साइमन कमीशन और साइमन कमीशन के पीछे क्या बैकग्राउंड था। आइए बारी बारी से समझते हैं। पर ये जो साइमन गो बैक का नारा था, ये कैसे आया, इसके बारे में थोड़ा सोचिएगा, बताइएगा। साइमन गो बैक ये किसकी आवाज़ थी? साइमन गो बैक को जाने के लिए कौन बोल रहा था? एक भारतीय बोल रहे थे, एक लीडर बोल रहे थे, क्यों बोल रहे थे? आइए इसको हम लोग बारी बारी से समझते हैं। देखिए साइमन कमीशन के अंदर क्या क्या चीज़ें थी। पर साइमन कमीशन देखिए बताने से पहले थोड़ा आप इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ लीजिए। था क्या, इसके जो पहला एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, उसमें एक बात बोली गई थी, ये बात बोली गई थी कि हर 10 वर्ष में हम लोग भारत में एक कमीशन भेजेंगे। वो कमीशन का काम क्या होगा, इंडिया में कैसा काम चल रहा है उसका एक आउटले हम लोग बनाएंगे कि उसके काम करने के तरीके को देखेंगे। अब एक चीज़ देखिए, ब्रिटेन वालों ने एक कमीशन भेजा, किसके लिए? इंडियंस कैसे काम कर रहे हैं इसको देखने के लिए। और ताज्जुब की बात क्या है पता है, इसमें किसी भी इंडियन को उन्होंने नहीं लिया था। जब आपने इंडियंस कैसा काम कर रहे हैं ये देखने के लिए किसी इंडियन को नहीं लिया, सारे विदेशियों को ले लिया, तो भैया जूते तो चलने ही थे। इसीलिए साइमन गो बैक का नारा दिया गया। आइए इसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। साइमन कमीशन ABCD XYZ देखते हैं। पहली स्लाइड है व्हाट इज साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या है, आइए समझते हैं साइमन कमीशन क्या है। साइमन कमीशन was a group of 7 MP from Britain who were sent to India to make recommendation to government। देखिए बात वही आ गई। साइमन कमीशन क्या था, एक 7 सांसदों का ग्रुप था। कितने सांसदों का बच्चों याद रखना, कई बार आप लोग का वर्बेटियम और टिडबिट्स में छोटे मोटे ऐसे ही सवाल आ जाते हैं कि साइमन कमीशन में टोटल कितने लोग थे, कितने लोगों का दल था, तो आपको पता होना चाहिए। साइमन कमीशन वॉज अ ग्रुप ऑफ 7 MPs फ्रॉम ब्रिटेन। ब्रिटेन के 7 सांसदों का ग्रुप था। इसका काम क्या था, ये भारत को भेजा गया था। किस लिए भेजा गया था? भारत में ऑब्जर्व करने के लिए, वर्क करने के लिए कि इंडियंस कैसा काम कर रहे हैं। ठीक, पर ताजुब की बात क्या है, देखते हैं आगे क्या ताजुब की बात है इसमें, देखिएगा। ताजुब की बात इसमें यह है, साइमन कमीशन को भारत क्यों भेजा गया। देखो अभी बोला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ऐसा बोला गया था ना कि हर 10 साल में हम लोग भारत में कमीशन भेजेंगे जो वर्क, किस वर्क को देखेगा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में बोला गया था। इस वर्ग को जांचने के लिए देखेगा साइमन कमीशन कि ये लोग काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं। पर इन्होंने एक भी भारतीय को नहीं लिया था। जब इन्होंने भारतीय को नहीं लिया, इसी से गांधी जी का माथा सटक गया और गांधी जी ने कहा हम इनको दौड़ा दौड़ा मारेंगे, और इसी दौड़ाने की वजह से सारा बवाल गो बैक साइमन, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। देखते हैं आगे इसमें और क्या दिया है आपके लिए। अगला है साइमन कमीशन वॉज बॉयकॉटेड। साइमन कमीशन का क्यों बहिष्कार किया गया। देखिए बीच में साइमन कमीशन आया भारत में। साइमन कमीशन का काम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में किस तरीके से काम करना है, वो एक्ट सही से काम कर रहा है, इसको सही से चेक करे देखे। पर भैया जब आपने एक भी भारतीय को रखा नहीं तो भारत में विद्रोह हो गया। तो ये जो गो बैक के नारे दिए गए थे, क्यों दिए गए थे, इसीलिए लिखा है बाय साइमन कमीशन वॉज बॉयकॉटेड बिकॉज इंडियंस वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट, क्योंकि भारतीयों को इससे बाहर रखा गया था। भैया भारतीयों को बाहर रखोगे तो क्या होगा, नहीं माना जाएगा। और पीपुल वर चैंटिंग साइमन गो बैक। जब आपने भारतीयों को नहीं रखा और बोला आपने भारतीयों के कामकाज के लिए एक कमीशन बनाया है और आप भारतीयों को नहीं रख रहे हो, तो हमें आपका ऐसा कोई कमीशन चाहिए, गो बैक साइमन। जूते चला दिए उन्होंने, साइमन को खदेड़ दिया वहाँ से। ठीक, आगे देखते हैं अगली स्लाइड में क्या है।
अगली साइड आपके लिए लेके आइए, इम्पैक्ट ऑफ साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का हम लोग के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। यहाँ देखिए जो सबसे पहला वर्ड इन्होंने लिखा हुआ है, डोमिनियन स्टेटस वॉज ग्रांटेड टू इंडिया। हमारे गांधी जी पिछले बहुत दिनों से डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहे थे। डोमिनियन स्टेटस को मतलब बोलते हैं अधीनस्थ राज्य। यहाँ पे हिंदी में डोमिनियन ही लिखा हुआ है। डोमिनियन का मतलब होता है अधीनस्थ दर्जा। अधीनस्थ का क्या मतलब होता है, आइए इसको हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक अगली फ्लैश स्लाइड में चलते हैं हम लोग, फ्लैश स्लाइड में आपको बताते हैं। देखिए एक मान लेते हैं ये हम लोगों का इंडिया है, हम लोगों का इंडिया है, ठीक। ये एक छोटा सा ब्रिटेन है, छोटा सा टेढ़ा मेढ़ा सा ब्रिटेन। ब्रिटेन ने इंडिया को बोला आप हमको हम डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देते हैं। ब्रिटेन ने बोला हम आपको डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देते हैं। अब इस डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये हुआ कि तुम इंडिया के अंदर अपनी सरकार बनाओ। ये सरकार कौन बनाएगा, इंडियंस बनाएंगे, ठीक। पर इंडियंस सरकार तो बनाएंगे, जो रूल्स एंड रेगुलेशन होगी, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन, वो कौन बताएगा, वो ब्रिटिशर्स बताएंगे, ठीक। चलो मान लिया आपको हमने डोमिनियन का दर्जा तो दे दिया, आप किसी दूसरे देश पे आक्रमण नहीं कर सकते, यानी जो डिफेंस की पावर थी ये ब्रिटेन अपने पास रखेगा। आप किसी दूसरे देश के साथ गुटबाजी नहीं कर सकते, यानी आप फॉरेन रिलेशंस नहीं बना सकते। आप फॉरेन रिलेशन का जो सारा हिसाब किताब रहेगा ये भी आपका ब्रिटेन रखेगा। तो डोमिनियन स्टेटस एक दर्जा होता है जिसमें ब्रिटेन ने क्या किया था, जो देश उसके अधीनस्थ थे, जो ब्रिटेन के बहुत सारी कॉलोनीज थी वर्ल्ड में, उन्होंने बहुत से लगभग 100 से ज़्यादा छोटे छोटे देशों आइलैंडों में मिला के कब्जा किया था। तो ये लोग क्या करते थे, थोड़े टाइम बाद उसको एक डोमिनियन का दर्जा दे देते थे। बोलते थे आपका डिफेंस, आपका एक्सटर्नल अफेयर्स, आपका फॉरेन रिलेशन हम संभालेंगे और बाकी आप अपनी सरकार चलाइए, अपने नियम कानून। और उसके नियम कानून को भी यही लोग डिक्टेट करते थे, क्योंकि इनका कोई अपना संविधान नहीं होता था, अपना कोई इनका हिसाब किताब नहीं होता था। तो अब एक तरीके से देखिए साइमन कमीशन के आने से इन्होंने भारत में एक डोमिनियन मतलब एक सरकार बनाने के तरफ एक इन्होंने रास्ता खोल दिया। अब गांधी जी ने देखिए पहले जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था तब गांधी जी डोमिनियन की बात कर रहे थे, इन्होंने साइमन कमीशन में दिया 1930 के बाद। अब गांधी जी का माझी से ढकले हो गया, अब गांधी जी पूर्ण स्वराज की बात कर रहे हैं। कहते अब कोई डोमिनियन फॉमिनियन नहीं चलेगा, हम देश, हम लोग अपना नियम अपना कानून बनाएंगे, अपने हिसाब से चलेंगे, तुम बाहरी फिरंगी कौन होते हो हम पे शासन करने वाले। तो गांधी जी जब डोमिनियन मांगे थे तो ब्रिटिशर्स ने दिया नहीं। अब गांधी जी अब जब उन्होंने डोमिनियन दिया, अब गांधी जी बैकग्राउंड में पूर्ण स्वराज का झंडा दे चुके हैं। तो डोमिनियन स्टेटस का मतलब आप समझ गए होंगे क्या, डोमिनियन स्टेटस वो दर्जा जिसमें देश के डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और फॉरेन रिलेशन ब्रिटेन अपने पास रखता था। देश अपने राजा अपनी प्रजा को चलाने के लिए स्वतंत्र होता था, उसके नियम कानून को ब्रिटेन बताता था, वो अपने नियम कानून नहीं बता सकते। चलते हैं हम लोग आगे, डोमिनियन स्टेटस हम लोग ने समझ लिया। अब देखते हैं इसमें और इन्होंने क्या बताया हुआ है, सेटिंग अप ऑफ गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस। डोमिनियन स्टेटस आप समझ गए, सेटिंग अप ऑफ गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस, प्रांतों में सरकार की स्थापना करी। आज हम लोग का जो इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर अभी चैप्टर 2 पढ़ेंगे हम लोग, ये फेडरल स्ट्रक्चर है कि यूनिटरी बेस है, या आगे आने वाले 2nd 3rd चैप्टर में लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, हम लोग इसको तब डिस्कस करेंगे। अब भारत में प्रांतों के सरकार की स्थापना करी गई। प्रांत को आज हम लोग बोलते हैं स्टेट। क्या बोलते हैं, स्टेट। उस समय जो प्रांत थे
उस प्रांत में किसी में ब्रिटिशर्स का कब्जा था और किसी में राजा महाराजा अपना शासन करते थे। जो छोटे मोटे नवाब रह गए थे, छोटे मोटे मराठा वॉरियर तब तक बचे थे, क्योंकि उनका मेन स्कोप तो तब तक ब्रिटिशर्स ने तोड़ ही दिया था। जो बचे थे गुलामी करके छोटे मोटे राजा बचे हुए थे। अब ब्रिटिशर्स ने साइमन कमीशन के माध्यम से क्या बोला, प्रांतों में सरकार की स्थापना। अब क्या करेंगे, जितने भी स्टेट हैं हम लोग वहां पे सरकार बनाएंगे। इसी साइमन कमीशन से ये निकल के आया आज जो हम लोग की स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर गवर्नमेंट बनती है। तो स्टेट गवर्नमेंट का श्रेय जाता है साइमन कमीशन को, कि स्टेट गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट निकल के आया वो साइमन कमीशन से आया। क्लियर हो गया। अगला, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट एक्सिलरेटेड। हमने क्या बोला, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन तेज हो गया। अब बैकग्राउंड में देखिए, गांधी जी इस समय खूब उछल कूद कर रहे हैं, खूब डंडे चला रहे हैं लोग। डंडे मतलब गांधी जी तो अहिंसावादी थे, वो तो डंडा लेके चलते थे। डंडा वो बातों से चलाते थे ब्रिटिशर्स के ऊपर। कैसे, वो अकेले लाठी लेके निकल जाते थे, उनके पीछे पूरी आवाम लग जाती थी, दौड़ते हुए कहते थे नहीं हम गांधी जी के साथ रहेंगे, गांधी जी के साथ रहेंगे। तो भैया बैकग्राउंड में अभी हमने आपको बताया था कि जब भारत को डोमिनियन स्टेटस की मांग चल रही थी तब दिया नहीं, जब दिया तब हम इसके आगे बढ़ चुके थे, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तो अब साइमन कमीशन के डोमिनियन दर्जे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। अब हम लोग को स्वतंत्रता चाहिए थी, स्वतंत्रता आंदोलन तेज हो चुका था। चलते हैं हम लोग अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड क्या बोल रही है, कम्युनल अवार्ड। जी हाँ, अगली स्लाइड हम लोग को क्या बोल रही है, कम्युनल अवार्ड। अब देखिए साइमन कमीशन के ही बीच में एक अवार्ड छुपा हुआ है, कम्युनल अवार्ड। अब देखिए आपको यहाँ पे दो तस्वीर नजर आ रही होगी, एक हमारे कौन होंगे, अंबेडकर जी और एक गांधी जी। जैसे लग रहा है दोनों चिल मार के बैठे हुए हैं, अंबेडकर और गांधी चिल मार रहे हैं। पर कम्युनल अवार्ड के पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा आप लोग समझ लीजिए। कम्युनल अवार्ड के पीछे का क्या बैकग्राउंड था क्या, अंबेडकर साहब क्योंकि भैया पिछड़ों की राजनीति करते थे, डिप्रेस्ड लोगों की राजनीति करते थे, और गांधी जी एक देश की राजनीति करते थे। तो भैया अंबेडकर साहब चाहते थे कि हमारे पिछड़ों को भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, ये अंबेडकर की डिमांड थी। जैसे आपने देखा था मुस्लिम, सिख, यूरोपियंस, एंग्लो इंडियंस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब इनको वही लोग चुनेंगे, जैसे मिला था अंबेडकर बाबू भी चाह रहे थे हमारे बंदों को भी वैसे ही सेपरेट इलेक्टोरेट मिला जाए। और गांधी जी चाह रहे थे यार अभी मुस्लिम अलग हुए, सिख अलग हुए, क्रिश्चियन अलग हुए, अब तुम हिंदू के अंदर भी विभाजन करने जा रहे हो। इस बात से गांधी जी का माजी सटकले हो गया था, इसीलिए वो जेल में जाके बैठ गए थे। ये कम्युनल बैकग्राउंड का, कम्युनल अवार्ड का ये बैकग्राउंड था। अब हम लोग कम्युनल अवार्ड को देखते हैं कि इसकी थीम क्या थी, इसको लेके कौन आया था, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखते हैं व्हाट इज कम्युनल अवार्ड। सांप्रदायिक पुरस्कार क्या है, इट इज अ स्कीम ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज, या अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की एक योजना है। किसकी योजना है, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की एक योजना। इसकी कब अनाउंसमेंट किया गया था भैया, ये डेट याद कर लेना, 1932 में रामसे मैकडॉनल्ड। कई बार आपके एग्जाम में ये डेट्स पूछ ली जाती हैं, तो इसकी स्थापना कब दिया गया था, 1932 में। किसने दिया था, रामसे मैकडॉनल्ड ने इसकी शुरुआत करी थी, तो इसलिए इसको कम्युनल अवार्ड बोलते हैं। एक्चुअली कोई अवार्ड नहीं था, कोई प्राइज नहीं था, कोई शील्ड नहीं था कि हमने तुम्हें दे दिया। ये अवार्ड कैसा था, ये ब्रिटिशर्स के लिए अवार्ड था। देखो हमने भारतीयों में एक और फूक डाल दी, उनको बांटो, डिवाइड एंड रूल करो, तो वो इसको कम्युनल अवार्ड बोलते थे। ठीक, तो इसको किसने दिया था, मैकडॉनल्ड भाई ने दिया था। आज हम लोग मैकडॉनल्ड का बर्गर खाते हैं। देखिए अब गांधी जी की तस्वीर आ गई, वाई गांधी एंग्री ओवर कम्युनल अवार्ड। गांधी को क्यों कम्युनल अवार्ड पसंद नहीं आया, गांधी जी को क्यों गुस्सा आया, गांधी जी बिल्कुल गुस्से के मूड में बैठे हैं। अब वो बस चलता तो फोटोज बाहर निकल के दौड़ा लेते सब लोगों को, पर क्यों बैठे हैं अभी हमने आपको रीजन बताया था। देखते हैं इसको स्लाइड्स में क्या बताया गया। बिकॉज इन दिस सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस शेड्यूल कास्ट इज आल्सो अवॉर्डेड विद माइनॉरिटीज, क्योंकि इसमें अल्पसंख्यक
मुस्लिम, सिख, भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन के साथ साथ यहाँ अवसादग्रस्त अनुसूचित वर्ग जो डिप्रेस्ड पिछड़े लोग होते हैं, मतलब आज के SC ST, उनके लिए भी एक अलग से मतदाताओं का प्रावधान किया गया था कि जैसे अभी तक मुस्लिम को मुस्लिम चुनता था, अब SC ST को भी क्या कहते हैं SC ST चुनेंगे। जिस क्षेत्र में SC ST ज्यादा होंगे वहां पे सिर्फ SC ST की सरकार होगी और किसी की नहीं होगी। अभी तक गांधी जी मुस्लिम पे लेके अंदर ही अंदर जल रहे थे, सिख को लेके और थोड़ी आग बढ़ी, ज्वाला जलने लगी। ईसाई तो खैर ब्रिटिशर्स अपने लिए लेके आए थे, क्योंकि भारत में क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार तो ब्रिटिशर्स ने किया था। इंडिया में कोई क्रिश्चियन धर्म का ओरिजिनेशन था नहीं, इंडिया में तो ओरिजिनेशन हिंदू धर्म का था। बाद में जब मुस्लिम इन्वेजन हुआ तो मुस्लिम रिलीजन आया, और क्रिश्चियनिटी तो ब्रिटिशर्स अपने साथ लेके आए थे। अब जैसे ही ब्रिटिशर्स ने हिंदू, जो यहाँ का सबसे एंशियंट लोग हैं, जब उनके बीच में फूक डालना स्टार्ट किया, तब गांधी जी का पारा चढ़ गया। गांधी जी ने कहा मांझी से ढकले हो रहा है, मैं सिंघम बन के गोली मार दूंगा तुमको। इसलिए गांधी जी को गुस्सा आया। अब एक चीज देखो, क्योंकि भैया वो गांधी थे, आज के आदमी को गोली वो गुस्सा लगती है तो क्या करता है, अगर वो कुछ कर पाता है तो कर देता है, नहीं कर पाता है तो सुट्टा पीता है, शराब पीता है, लेट जाता है, सड़क पे रोने धोने लगता है। भैया गांधी जी का जो हथियार था नॉन वायलेंस था, तो गांधी जी को गुस्सा आया तो गुस्से का एक रिएक्शन भी तो होता है ना। रिएक्शन क्या दिया गांधी जी ने? गुस्से के रिएक्शन को देखते हैं क्या किया, देखते हैं गांधी जी ने गुस्से को कैसे, जैसे नहीं बोलते अपने गुस्से को अपनी जिद में कन्वर्ट करा, तो गांधी जी ने देखिए कैसे अपने गुस्से को अपनी जिद के अंदर कन्वर्ट किया। देखते हैं रिएक्शन ऑफ गांधी। ही अंडरटुक फास्ट एंड टू जेट यरवड़ा जेल पूना। यरवड़ा जेल याद आया? अरे अपने मामू संजय दत्त, आर्म्स एक्ट, गोली, यरवड़ा जेल में ही संजू बाबा सजा काट रहे थे। इस समय इस लंग्स कैंसर की वजह से विदेश में इलाज करा रहे हैं। भैया माल फूकोगे तो क्या होगा, इलाज तो कराना ही पड़ेगा, माल कम फूका करिए, ठीक। तो गांधी जी ने क्या किया, यरवड़ा जेल में फास्ट एंटिल डेथ, आ मेरा अनशन, हमने कहा मैं भूखा रहूंगा। भैया गांधी जी की सोच भी कैसी थी, गांधी जी एग्रेसिव नहीं थे, तो वो दूसरे को नुकसान ना पहुंचा के अपने आप को नुकसान पहुंचाते थे। अब क्योंकि भैया उनकी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है तो उसको देख के लोग कॉपी करने लगते थे। अब जब भैया एक पब्लिक इतना बड़ा वायलेंस, मतलब साइलेंट वायलेंस करेगी ना, तो एक कहावत कही जाती ना, ऊपर वाले की लाठी जब पड़ती तो आवाज नहीं होती, तो जो बिना आवाज के काम होता है वो ज्यादा असरदार होता है। तो गांधी जी ने कहा कुछ नहीं, ठीक है, हम कोई भीड़ नहीं लगाएंगे, कोई उपद्रव नहीं करेंगे, ठीक है, हम खाना नहीं खाएंगे, जो करते हुए निकल लो, खाना तो हमको जबरदस्ती मुंह में थोड़ी ना कोई ठुसड़ देगा, ठीक। अब अगला क्या करते हैं, इट क्रिएटेड पब्लिक प्रेशर ऑन अम्बेडकर टू स्टेप इन एंड स्टॉप द फास्ट। अब भैया एक चीज बताओ, यहां पे अंबेडकर के ऊपर उपवास को रोकने के लिए क्यों प्रेशर पड़ा? अभी हमने आपको बताया था ना, कम्युनल अवार्ड में क्या किया गया था, डिप्रेस्ड क्लासेस को भी अलग सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। अंबेडकर चाचा डिप्रेस्ड क्लास, जो आज हमारी बहन मायावती, सुश्री मायावती जी आज पिछड़ों की तो राजनीति करती हैं, हम बिहार में तेजस्वी एंड कंपनी पिछड़ों की राजनीति करते हैं। तो उस समय अंबेडकर भाई भी नए नए बैरिस्टर बन के आए थे, लंदन से लॉ पढ़ के आए थे, तो भैया उनको भी लगा चलो हम भी राजनीति में कूदते हैं, तो हम पिछड़ों की राजनीति करने लगे। तो भैया गांधी जी का मूड खराब हुआ था किसके ऊपर? गांधी जी का मूड खराब हुआ था अंबेडकर की पॉलिसी, जो क्या कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की थी उन्होंने ब्रिटिशर्स ने कहा ये तो बहुत अच्छा है, फूक डालो, शासन करो, हम इनको अवार्ड में दे देते हैं। अब भैया अंबेडकर के ही ऊपर प्रेशर बना, क्योंकि अंबेडकर तो अभी मार्केट में नए थे, गांधी ने तब तक तो साउथ अफ्रीका में भी जाके जेल वेल की हवा खा के आ गए थे, तो गांधी की मार्केट वैल्यू उस समय ब्रांडिंग बहुत तगड़ी हो चुकी थी। अब भैया लोग अंबेडकर को गाली देने लगे, जैसे नहीं कल आपने आरसीबी के मैच में देखा था, विराट कोहली आउट हो जाता है तो लोग फिर अनुष्का शर्मा को ही ट्रोल करने लगते हैं। तब उस समय भैया क्या हुआ, अंबेडकर के ऊपर लोगों ने कहा बुड्ढू देखो जाके गांधी मरने जा रहे हैं, इनको तुम रोको रोको रोको। क्यों भैया? अंबेडकर साहब के ऊपर प्रेशर बना। अब दिस रिजल्टेड इन पूना पैक्ट। अब भैया एक चीज जान लो, उस समय ना कोई चीज एक समझौता होती थी, तो जब अंबेडकर के ऊपर प्रेशर बना तो अंबेडकर ने बोला ए गांधी प्लीज सर,
आप भूखे ना रहिए, अगर आपको कुछ हो गया तो पब्लिक हमें कुचल के मार देगी। चलिए हम लोग आइए एक टेबल पे बैठ के एक समझौता कर लेते हैं। गांधी ने कहा मैं समझौता तभी करूंगा जब तुम ये SC ST के लिए जो तुमने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करी इसको खत्म करोगे। अंबेडकर ने कहा रे चाचा बड़े भैया मान जाओ, कुछ खा लो, पानी आनी पी लो, चिल मारो, चलो अभी हम कुछ करते हैं, चलो एक समझौता बनाते हैं, पूना समझौता। तो गांधी ने कहा चलो देखते हैं, अगर याद रख लो समझ लो, अगर तुमने नहीं माना मैं दौड़ा दौड़ा पीटूंगा तुमको। कहीं चलो भैया ठीक है। तब गांधी जी के उपवास को तोड़ने के लिए पूना समझौता हुआ, पूना पैक्ट हुआ। कई बार UPSC में क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है। पहले कम्युनल अवार्ड आया था, पहले पूना पैक्ट आया था कि यरवड़ा जेल में फास्ट अंटिल डेथ आई थी। इस सीरीज ऑफ इंसिडेंट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, इस सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। तो आपको एक क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए कि किस तरीके से वर्क करता है। वैसे परेशान नहीं है, अभी हम लोग की MCQs की क्लास आएगी ना, कसम से इतने अच्छे अच्छे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, मजा आ जाएगा आपको देख के। जो UPSC का सीरियस एस्पिरेंट होगा वो बहुत खुश होगा इसको देख के। चलते हैं पूना समझौता में क्या दिया गया था। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932। डेट जरूर याद करना भैया, क्रोनोलॉजी कई बार पूछ ली जाती है, पहले कौन बाद में कौन। UPSC वाले बहुत बड़े हैं, ग्रुप बी के जितने एग्जाम होते हैं उसमें पूछते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें आपको डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, चार को एक साथ पूछ लेंगे, इसको असेंडिंग में लगाइए, डिसेंडिंग में लगाइए, मतलब आपको चारों पता होने चाहिए। अगर आपने क्रम मिस किया तो आपका सवाल गलत। देखिए अब पूना पैक्ट किसके किसके बीच हुआ था ये आपको जरूर याद रखना है। इट वॉज साइंड बिटवीन गांधी एंड अंबेडकर इन यरवड़ा जेल। आपको डेट याद रखनी है, यह यरवड़ा जेल में गांधी और अंबेडकर के बीच हस्ताक्षर किया गया था। तो आपको यह बात पता होनी चाहिए कि इन दो लोग के बीच में ये हुआ था। इन दिस प्रोविजन रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लास इन प्रोविंशियल काउंसिल इंस्टेड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। अब देखो भैया इस कहानी में कुछ ट्विस्ट आया। गांधी जी ने कहा मैं तभी पानी पीऊंगा, तभी मट्ठा पीऊंगा अगर जब तक तुम इस कम्युनल अवार्ड को मॉडिफाई नहीं करते, नहीं तो मैं लटक जाऊंगा, वो कचर कचर वाला पंखा चल रहा है उसके ऊपर, मैं मर जाऊंगा, पब्लिक तुम्हें कुचल के मार देगी। तो अंबेडकर ने कहा ना भैया प्रभु आओ, पूना पैक्ट में आओ, कुछ तुम्हारे लिए हम लेके आए, सॉरी आपके लिए लेके आए। तो देखिए इसमें क्या अंबेडकर जी ने बोला, इसमें पिछड़े वर्गों के लिए राज्य विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान किया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट की बात को खत्म करके इन्होंने किसमें कन्वर्ट कर दिया, रिजर्वेशन। और यही रिजर्वेशन है जो हम लोगों के चिपक गया, तब से आज तक रिजर्वेशन चलता चला आ रहा है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, अब इस पे सरकार को समीक्षा करनी चाहिए कि क्या रिजर्वेशन के कौन हकदार एक्चुअल में है। पहले तो आपने जाति के आधार पर रिजर्वेशन कर दिया था, पर आज से 70-80 साल बाद समीकरण बहुत परिवर्तित हो चुके हैं। तो मैं सरकार के प्रति एक पॉजिटिव नजर से देखता हूं कि ये पिछड़े की राजनीति और ये जातिवाद की राजनीति से ऊपर उठ के एक यूनिफॉर्म राजनीति करेंगे, जिसमें सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबके हित और सबके सुख के बारे में बात करी जाए, ना कि किसी की पर्टिकुलर की बात करी जाए। तो देखिएगा यहां से पूना पैक्ट के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पे सेपरेट इलेक्टोरेट को खत्म करके रिजर्वेशन दे दिया गया। और रिजर्वेशन कहां दिया गया, राज्य विधानसभा, स्टेट असेंबली के अंदर दिया गया, सेंटर के अंदर नहीं, स्टेट के अंदर। आगे जाके यही राज्य विधानसभा से आगे बढ़ जाएगा। आज 2020 में अगर आप राज्य विधानसभा की बात करें तो इसमें भी आरक्षण मिलता है SC ST वर्गों के लिए। जैसे आपने देखा होगा ना कि ये फला सीट SC हो गई, फला सीट ST हो गई, वहां से सिर्फ SC और ST ही खड़े हो पाएंगे। तो ये रिजर्वेशन की शुरुआत पूना पैक्ट से हो गई थी पहली बार। समझ में आया पूना पैक्ट? उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगली स्लाइड पे।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भैया ये एक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे और आपके लिए, क्योंकि हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में, हम लोग की पॉलिटी में बहुत सारे प्रावधान इस एक्ट से लिए गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आप लोग घोट के पी जाइएगा, इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। दो एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो इसके बाद आएगा, ये यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे आरआरबी हो, चाहे रेलवे हो, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। रीजन, हम लोग के संविधान में बहुत सारी चीजें इस एक्ट से ली गई हैं। ये आगे कौन कौन सी ली गई हैं, आगे हम लोग इसको क्रम वाइज जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसका उद्देश्य क्या था? भारत सरकार के लिए प्रावधान करना। कब शुरू हुआ? 1 अप्रैल 1937 को शुरू हुआ। ये मैंने आप लक्ष्मीकांत में कई जगह ये डेट नहीं दी हुई है, ये मैंने आप लोग के लिए डेट भी इसमें दे दी है। तो जो लोग डेट वाइज याद करना पसंद करते हैं, जो लोग नोट्स बनाना पसंद करते हैं, तो उनके लिए बहुत यूजफुल चीज है। चलते हैं हम लोग आगे, देखते हैं अगली स्लाइड हम लोग के लिए क्या आई है। अगली स्लाइड में क्या है? इस अधिनियम के आधार पर ये एक्ट के अंदर क्या क्या दिया गया है। साइमन कमीशन रिपोर्ट, मतलब समझे, दिस एक्ट इज बेस्ड ऑन, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया है, ये किस एक्ट के आधार पे आया? एक चीज जान लो आप लोग, ब्रिटिशर्स लोग एक एक्ट के बाद दूसरा एक्ट, तीसरा एक्ट क्यों लाते थे? उसके पीछे रीजन था, जो उन्होंने पिछला एक्ट भेजा उसका क्या फीडबैक है, उसका जनता का क्या रिएक्शन है, उसके क्या आउटकम हुए, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, उसकी समीक्षा करते हैं और इस समीक्षा के बाद अगला एक्ट लेके आते हैं। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, वो क्या पढ़ के लाया गया, ब्रिटिशर्स ने क्या चीजें एनालाइज करी, तो इस साइमन कमीशन की रिपोर्ट को उन्होंने पढ़ा था। दूसरा, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें अम्बेडकर भाई भी गए हुए थे, इसके आधार पर, और रिपोर्ट ऑफ ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी और चुनिंदा समितियों की जो रिपोर्ट आई थी, जिन्होंने देखा था कि मार्केट में क्या अब्यूज चल रहे हैं, इसके आधार पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भेजा गया था। देखते हैं आगे क्या दिया हम लोग के बारे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये हम लोग कर चुके हैं शायद, एक सेकंड दीजिएगा। रिएक्शन, गांधी की प्रतीक, अच्छा ये तो हो चुका है यार। पूना पैक्ट ये भी हो गया है। इस एक्ट के मेन प्रोविजन, इस एक्ट के क्या क्या मेन प्रावधान है। सबसे पहला, क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन का निर्माण करना। ये ऑल इंडिया फेडरेशन क्या है? व्हाट इज ऑल इंडिया फेडरेशन? क्या होता है भैया ऑल इंडिया फेडरेशन? कोई बताएगा? बताइए, ऑल इंडिया फेडरेशन क्या होता है? ऑल इंडिया फेडरेशन एक फेडरेशन है जिसमें बोला गया, ब्रिटिशर्स लोग एक तरीका बनाइए जिसमें टॉपिक वॉइसरॉय होगा, हर स्टेट में सरकार होगी, वो कैसे डील करेगी, कैसे वर्क करेगा। मतलब एक जैसे आज एक भारत सरकार चलती है, एक देश जैसे चलता है, एक देश जैसा ही फेडरेशन बनाने की बात करी। याद रखिएगा, ब्रिटिशर्स ने भारत को पूर्ण आजादी देने की बात नहीं करी है। जब भारतीय लोग हमको कहते थे कि हमें पार्शियल आजादी दो, तब वो कहते थे हम कुछ नहीं देंगे। जब भारतीय कहते थे हमको पूर्ण आजादी दो, तब वो कहते हैं हम आपको कुछ देंगे। तो अभी इन्होंने कुछ दिया है, ऑल इंडिया फेडरेशन तक दिया है। पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स डिवाइडेड, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। आज आप देखते हैं ना, इंडिया में सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कौन ज्यादा पावरफुल होती है? हमेशा सेंटर गवर्नमेंट पावरफुल होती है। पर अभी तक इस एक्ट के पहले क्या था, ऐसी कोई पावर डिफाइन नहीं करी गई थी। अब केंद्र और राज्यों को बता दिया गया ये आपका काम है, ये हमारा काम है। अभी तक ये बताया नहीं गया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में सेंटर और स्टेट्स की पावर को बताया गया कि ये आप करेंगे, ये हम करेंगे। इसके बाद 3 लिस्ट इंट्रोड्यूस करी गई, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट।
ये लिस्ट क्या होती है? संघी सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। इसका अर्थ क्या होता है? आज हम लोग के इंडिया में 3 प्रकार की लिस्ट चलती हैं। एक सेंट्रल लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है। सेंट्रल लिस्ट में अपने कानून होते हैं, स्टेट लिस्ट में अपने कानून होते हैं और कॉन्करेंट लिस्ट में अपने कानून होते हैं। मतलब इनको उतने सीमा के अंदर इतने सारे काम करने होते हैं। तो यहीं पे यहाँ पे ये सूची बनाई गई। तो ये जो लिस्ट सिस्टम है, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये सूची सिस्टम कहाँ से लिया गया? तो हमारे संविधान में कहाँ से आया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया। केंद्र और राज्य के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से आया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया। ये चीजें बच्चों आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलते हैं अगला, डायरची एट सेंटर। डायरची एट सेंटर का मतलब, डायरची भूल गए? पिछली क्लास में भी हमने बताया था। डायरची का मतलब फेडरल सब्जेक्ट, रिजर्व सब्जेक्ट। मतलब फेडरल सब्जेक्ट का मतलब होता है जिसपे सिर्फ केंद्र ही रूल बना सकता है। रिजर्व सब्जेक्ट का मतलब होता है कि इसमें आप नहीं, स्टेट बना सकता है। तो इसी 2 प्रकार के सब्जेक्ट्स की नीति को डायरची बोलते हैं। तो यहाँ पे केंद्र में डायरची लाने की बात करी गई, पर यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन नहीं है, नोट करके लिख लीजिएगा। स्टेट से, राज्यों से डायरची हटा दी गई। स्टेट से डायरची हटा दी गई। अभी आपने पहले देखा था, सबसे पहले डायरची कहां लॉन्च हुई थी? मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म में सबसे पहले डायरची प्रोविंशियल गवर्नमेंट में लाई गई थी, बाद में सेंटर में आई थी। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वेयर डज डायरची फर्स्टली इंट्रोड्यूस? डायरची सबसे पहले कहां लाई गई थी? तो सबसे पहले डायरची लाई गई थी कहां पे? स्टेट में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या किया गया? सेंटर में भी डायरची लाई गई और स्टेट से हटा दी गई। स्टेट यानी प्रोविंस यानी राज्य, वहां से हटा दी गई। आगे चलते हैं। इट इंट्रोड्यूस्ड बाई कैमरलिज्म इन 6 प्रोविंस। बाई कैमरलिज्म का मतलब क्या होता है? लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। द्विसदनीयता, अर्थात बाई कैमरलिज्म का मतलब यह होता है डबल हाउस। जैसे बाई कैमरलिज्म का मतलब लोकसभा राज्यसभा 2 हाउस, विधानसभा विधान परिषद 2 हाउस। तो यहां पे इन्होंने क्या किया? राज्यों में, कौन कौन से राज्य में? बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंस। यही यूनाइटेड प्रोविंस आगे जाके हम लोगों का उत्तर प्रदेश बना था। ये यूनाइटेड प्रोविंस हम लोग का आगे जाके क्या बना था? उत्तर प्रदेश यहीं से बनाया गया था। मतलब उत्तर प्रदेश बना था यूनाइटेड प्रोविंस जाके। इसका नाम आजादी के बाद चेंज हुआ था। तो अब देखिए क्या हो गया। अब धीरे धीरे, जैसे अभी तक सेंटर में क्या होता था, वाइसरॉय की एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, 2 सदन हो गए। अब ये लोग प्रांतों यानी प्रोविंस में भी ड्यूअल हाउस लेके आना चाहते हैं, एक लोअर हाउस एक अपर हाउस। तो अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछे कि स्टेट के अंदर ड्यूअल हाउस किस एक्ट से लिया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया। क्लियर? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, आरबीआई की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? आरबीआई की स्थापना की गई। देखते हैं आगे और क्या क्या हुआ इसके अंदर। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट एट दिल्ली, जिसमें एक सीजेआई और 6 जजेस होंगे। दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना करी गई। याद करिए, सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता लॉन्च किया गया था। रीजन, ब्रिटिशर्स अभी तक सिर्फ बंगाल के अंदर ही कब्जा करे हैं, तो बंगाल के अंदर के सारे मामले को वो लोग उस कोर्ट में ले जाएंगे। और जैसे आपने आगे देखा था, उन्होंने कोर्ट तो बना दिया पर अपने नुमाइंदों को उसके ज्यूरिडिक्शन से बाहर करते चले गए। तो कोर्ट भी बना रहा और उसमें सजा भी नहीं दी गई। अब इन्होंने क्या बोला? फेडरल कोर्ट। यही फेडरल कोर्ट आगे जाके बन जाएगा क्या?
सुप्रीम कोर्ट। तो मतलब एक देश का एक सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए। इसी प्रकार से इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट है, फेडरल कोर्ट है, इसके बारे में बात कहां से आई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई। यही फेडरल कोर्ट आगे जाके हम लोगों का क्या बनेगा? सुप्रीम कोर्ट बनेगा। इसके बाद डायरेक्ट इलेक्शन इन इंडिया फर्स्ट टाइम, भारत में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव कराए जाने लगे। अब प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब क्या होता है सभी लोग जान लीजिए। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या होता है लिख लीजिए। प्रत्यक्ष चुनाव, जो लोग नहीं जानते हैं, नोट्स बना रहे हैं, वो कहीं पे लिख लीजिए। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब होता है जनता द्वारा चुना गया, जनता द्वारा चुना गया। किसके द्वारा चुना गया? जनता द्वारा चुना गया। डायरेक्ट इलेक्शन इसको बोलते हैं। मतलब इसमें जनता अपने प्रतिनिधित्व को चुनती है। जैसे आज आप लोग अपने मोदी जी को आप लोगों ने बनारस से चुन के भेजा ना, तो ये जनता चुन के भेजती है। पर क्या आप राष्ट्रपति को चुनते हो? राष्ट्रपति हम और आप बनाते हैं? नहीं बनाते। राष्ट्रपति को कौन बनाता है? जिनको हम चुनते हैं वो लोग हमारे बिहाफ पे किसी को चुनते हैं। उस इलेक्शन को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन, यानी अप्रत्यक्ष चुनाव। तो यहाँ पे क्या है? प्रत्यक्ष चुनाव। और यहाँ पे किसकी शुरुआत करी गई? प्रत्यक्ष चुनाव की। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अभी तक आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, एक वर्ड घूम रहा था बार बार, नॉमिनेशन, मनोनीत। अप्रत्यक्ष चुनाव और नॉमिनेशन में क्या अंतर होता है? एक चीज जान लो। अप्रत्यक्ष चुनाव में जिन लोगों को जनता चुनती है उनका समूह मिलके किसी मुखिया को चुनता है। मींस द पीपुल हु आर इलेक्टेड बाय द जनता, दे टुगेदर इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव। ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। और नॉमिनेशन में क्या होता है? जो गवर्नमेंट का हेड होता है वो किसी को बिना इलेक्शन के सीधे उसके सर पे हाथ रखता है, कहता है ए छोटू आजा कल से तू ये बन जा। मतलब डायरेक्ट उसको सीधे पावर दे दी गई। इसको हम लोग मनोनीत बोलते हैं, अपॉइंटमेंट बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो भारत में किसकी शुरुआत करी गई? प्रत्यक्ष चुनाव की। अगला, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एक्सटेंडेड टू शेड्यूल कास्ट, लेबर एंड वर्कर। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जाति, श्रम और कार्यकर्ताओं की अनुसूचित जाति के लिए क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया आगे जाके। अभी देखिए पूना पैक्ट में क्या हुआ था? रिजर्वेशन दिया गया था। और यहाँ पे ये लोग को और डिवाइड एंड रूल करना है, तो इन्होंने कहा नहीं, हम कम्युनल इलेक्टोरेट लेके आ जाएंगे। लोग एक हाथ कहां से ले गए और आगे बढ़ गए। ठीक, देखिए इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। देखिए पिछले एक्ट में ना बहुत सारी चीजें थी ऐसी जो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट थी, आपके पॉलिटी का पार्ट नहीं थी, तो वो मैंने स्किप कर दिया है। आपके लक्ष्मीकांत से कहीं ज्यादा मैंने एक्सप्लेन किया है आपको। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मॉडर्न हिस्ट्री का पढ़ेगा वो 4 पेज का रहेगा। तो जब आप हिस्ट्री पढ़िएगा तो आप उस अकॉर्डिंग जाइएगा। अभी हम पॉलिटी के हिसाब से चल रहे हैं, जब हम आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उसमें जाएंगे। ठीक, तो अगला हम लोग का जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट आता है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अंदर क्या बोला गया? दिस एक्ट पार्टीशन इंडिया इनटू 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन। इस अधिनियम ने भारत को 2 स्वतंत्र प्रभुत्व में विभाजित किया। अभी हमने क्या बोला? डोमिनियन स्टेटस। अभी मैंने आपको समझाया था क्या होता है डोमिनियन स्टेटस, क्या होता है अभी मैंने आपको समझाया था, भूल गए? अधीनस्थ राज्य जिसमें देश अपना नियम कानून बना सकता है, काम काज कर सकता है, पर डिफेंस, फॉरेन रिलेशन और एक्सटर्नल अफेयर्स वाले मैटर को नहीं ले जा सकता। क्लियर हो गया? तो 2 डोमिनियन का मतलब यहां से एक हम लोग का एक छोटा भाई पाकिस्तान भाई कह लो, ये तो पाइथागोरस थ्योरम में आपने पढ़ा होगा ना, हिंदुस्तान हरा भरा पाकिस्तान भूखा प्यासा, पढ़ा होगा ना पाइथागोरस थ्योरम में। P/B, H/B और B/B इस प्रकार से आपने पढ़ा होगा। P/H, B/H, P/B। ठीक, चलिए। इट वॉज बेस्ड ऑन माउंटबेटन प्लान। ये याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ
इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 किस पे आधारित था? माउंट बैटन के प्लान पे क्या था? आधारित था। इट वॉज ड्राफ्टेड बाय क्लेमेंट एटली। इसको किसने तैयार किया था? क्लेमेंट एटली ने तैयार किया था। देखिए मैंने जो आपको स्लाइड्स में जो पॉइंट है बिल्कुल फैक्ट दिए हैं, ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये वन वर्ड वन लाइनर वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगली स्लाइड में चलते हैं। It abolished the office of Viceroy and replaced with Governor General। ले फिर एक और नया चेंज आ गया। इन्होंने जो वॉइसरॉय थे अभी तक, अब उसको खत्म करके दोबारा से गवर्नर जनरल को ले आए। अब याद रखिएगा, ये जो गवर्नर जनरल होगा ये एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करेगा। क्या एक्ट करेगा? एज अ प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट नहीं है, मतलब इस एक्ट में ये प्रेसिडेंट नहीं है, पर इसकी औकात अगर आज हम लोग 2020 में देखें तो ये एक राष्ट्रपति के तौर पे रहेगा। ठीक, तो किसको ले आए? वाइसराय को हटा के गवर्नर जनरल को ले आए। अगला, इट एम्पावर्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज टू फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो भैया आपको याद होना चाहिए, संविधान सभा 1946 में स्टैब्लिश हो गई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो संविधान सभा को इसने पावर दे दिया कि भैया आप किसी भी प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन उठाइए और बनाइए, हम आपको पावर देते हैं, आज़ादी देते हैं, अब हम लोग का रूल नहीं चलेगा। तो यहाँ से ये बात पता चल गई थी कि अब हम लोग डोमिनियन से धीरे धीरे किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? रिपब्लिक की तरफ बढ़ रहे हैं। किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? रिपब्लिक की तरफ। डोमिनियन कब खत्म हो जाएगा? जब रिपब्लिक हो जाएगा। डोमिनियन में क्या होता है? शासन हमारे लोग करते हैं, नियम कानून दूसरे के होते हैं। रिपब्लिक में क्या होता है? शासन भी हम करते हैं, नियम कानून भी हम लोग बनाते हैं। ठीक, तो इस एक्ट के बाद हम लोग धीरे धीरे रिपब्लिकेशन की ओर, रिपब्लिक ऑफ इंडिया की ओर क्या हुए? बढ़ चुके। इट ग्रांटेड फ्रीडम टू इंडियन प्रिंसली स्टेट्स आइदर टू ज्वाइन एनी डोमिनियन। इसने भारतीय रियासतों को किसी भी डोमिनियन को ज्वाइन करने की स्वतंत्रता दी। भारतीय रियासत जैसे उस समय इंडिया में तो क्या चलते थे? एक ब्रिटिश टेरिटरी चलती थी, एक राज्य चलते थे जो राजाओं के अधीन थे। जब दो देश जाति के आधार पर इंडिया और पाकिस्तान बांटा गया तो 1947 तक भी कुछ ऐसे छोटे राज्य थे जिसमें ब्रिटिशर्स की हुकूमत नहीं, वहां राजाओं की चलती थी। तो उन राजाओं के ऊपर छोड़ दिया गया कि जाओ गरीब लोग, तुम लोग देख लेना अपने हिसाब से कि तुम्हें इंडिया के साथ रहना है कि तुम्हें पाकिस्तान के साथ रहना है। ये अपने तुम्हारी मर्जी के ऊपर ही क्या किया है? छोड़ दिया है। ये एक्ट के अंदर बोला गया। चलते हैं अगला स्लाइड में क्या दिया हुआ है? हो गया शायद ये। ठीक, मिडनाइट 14-15 अगस्त 1947 ब्रिटिश रूल केम टू एंड एंड पावर वाज ट्रांसफर टू टू न्यू इंडिपेंडेंट डोमिनियन, इंडिया एंड पाकिस्तान। इसमें बीच में बहुत सारी कहानी थी जो मैंने अभी स्किप कर दी है, वो कहानी सुनाने में इंटरेस्टिंग होती है, उसको हम लोग आगे आने वाली क्लास जब हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे तो उस कहानी का जिक्र हम लोग चैप्टर नंबर 2 के अंदर करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग का इंडिया और पाकिस्तान विभाजित किया जा चुका है और माउंट बैटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। माउंट बैटन फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। क्या थे? पहले गवर्नर जनरल थे। अब सवाल आता है, स्वतंत्र भारत में ससुरा गवर्नर जनरल क्या कर रहा है? भैया अभी भारत का संविधान बना है? नहीं। जब संविधान बनेगा तभी तो संविधान के अकॉर्डिंग प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आएगा। तो गवर्नर जनरल ने पहले प्रधानमंत्री नेहरू भाई को शपथ दिला दी। तो कई बार एग्जाम में यह पूछा जाता है कि आपके
पहले प्रधानमंत्री नेहरू को किसने शपथ दिलाई थी? आज आप लोग जानते हो कि भैया इंडिया में पीएम को शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। अभी हमने आपको पिछली स्लाइड में बताया था, गवर्नर जनरल यहाँ पे एक प्रेसिडेंट की तरीके एक्ट कर रहा है। तो भैया माउंटबेटन ने स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री को क्या करी थी? शपथ दिलाई थी। तो ये था हम लोगों का इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसके बाद लक्ष्मीकांत में आप लोग देखेंगे कुछ स्लाइड्स दिया हुआ है, ये चीजें दी गई है कि जो पोर्टफोलियो सिस्टम था उस समय जवाहरलाल नेहरू के पास क्या क्या था, सरदार पटेल के पास क्या था। तो ये सारी चीजें आप लोग एक बार देख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, ये आपके काम आएगी। ठीक। और लास्ट में द मेंबर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट वर मेंबर्स ऑफ वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये नोट जरूर याद रखना बच्चों, जो लोग मेरे से ऑफलाइन क्लास में पढ़ चुके हैं, मेरी आदत है नोट बताने की। अंतरिम सरकार के सदस्य वाइसरॉय के कार्यकारी परिषद के सदस्य थे, ये जरूर याद रखिएगा। द मेंबर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट वर मेंबर ऑफ वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड द वाइसरॉय कंटिन्यू टू हेड of council, but Jawaharlal Nehru was designated as वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल। कह दो देश तो आजाद हो चुका है, ऐसा क्यों चल रहा है? भैया ऐसा इसलिए चल रहा है क्योंकि अभी हम लोग का इंडिया का संविधान नहीं बना था। देश का संविधान बन जाएगा तो चुनाव लड़के नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बनेंगे, राजेंद्र प्रसाद हम लोग के देश के पहले राष्ट्रपति बनेंगे। तो बच्चों ये था हम लोगों का पॉलिटी का चैप्टर नंबर 1। हम लोग ने 1 2 3 4, आज हम लोग की चौथी क्लास है। 4 क्लास में हम लोगों ने एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 1 फिनिश किया। बहुत जल्दी हम लोग सेकंड क्लास में, मतलब अगले चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 2 के साथ आते हैं। उस चैप्टर का नाम है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोग का संविधान कैसे बना। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।